हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोई चैप्टर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, तो उसी का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, जो 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं या सही से आपका प्रैक्टिकल वगैरह गया है तो 30 आउट ऑफ 30 आप लोगों को स्कूल से मिल रहे होंगे प्रैक्टिकल्स में। तो हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। तो बेटा अगर आपका टारगेट है कि हमें फुल मार्क्स लाने हैं, या हो सकता है कि किसी मिस्टेक की वजह से एक आध मार्क्स हमारा कैंसिल हो जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा टारगेट ये है अगर कि हमें सारे सही करने हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, तो ये वीडियो प्लान आपके लिए है। ठीक है, तो आप जिस दिन भी, आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप आज देख रहे हैं या उसके 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने प्लान को बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा आपका, स्टेप 1 है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो स्टार्टिंग से ट्यूशन्स वगैरह लेके सेल्फ स्टडी करके जैसे भी चल रहे हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कई बार उन लोगों ने चीज़ों को पढ़ लिया है, वो अच्छा स्कोर करते ही आ रहे हैं अब तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, या फिर अभी तक के कुछ एग्ज़ाम सही नहीं हुए लेकिन अब सारा कंप्लीट कर लिया, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल फोड़ देना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, ज़्यादा टाइम लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो। सारे चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ, उसके ब्रैकेट में उसका मार्क्स वेटेज लिखो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले बनेगी आपकी लिस्ट। जैसे आपका पहला चैप्टर हो गया, आपने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके मार्क्स लिखोगे आप, 7 मार्क्स का है। उसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लिख लेंगे, 9 मार्क्स है। फिर आप लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो आप इस तरीके से बना रहे होंगे, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका 7 मार्क्स का है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है हमारे पास, वो है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर फिफ्थ आता है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन, फिर कैसे किसको पढ़ना है, क्या करना है, सारी बातें होंगी। 4 to 5, 4 से 5 हमारा ये हो गया, ये होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हमारा सबसे पहले आ जाता है हेलो एल्केन्स, इसको हम लिख लेते हैं 6। फिर 7 चैप्टर आ जाता है हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है, इससे ऊपर हो गया एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आ जाता है हमारा एमाइंस, और लास्ट हमारा आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटा ये हमारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे चैप्टर की लिस्ट बनानी है, ब्रैकेट में उनके मार्क्स आ जाने चाहिए। डी एंड एफ ब्लॉक आपका 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपकी 7 मार्क्स की आ रही है। हेलो एल्केन्स आपका शायद 6 मार्क्स का होगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो एल्केन्स है आपका 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनॉल भी 6 मार्क्स का है, और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका, एल्डिहाइड कीटोन्स ये है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। एमाइंस आपका अगेन 6 मार्क्स का है, और फिर आपका 7 मार्क्स का। तो चलिए मैंने मार्क्स भी लिख लिए, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा हो गया ये। तो पहले आप लोगों ने एक पेज लेना है, और उसमें पेज या नोट्स में जो नोटबुक में जैसे भी आप लोग एक लिस्ट बना लेंगे सारे चैप्टर्स की, उनके साथ उनका मार्क्स वेटेज लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बना लिए होंगे। अगर अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ है, बन जाने चाहिए थे वैसे। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बने, शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है? अगर आप लोगों ने साल के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपका कंटेंट काफ़ी हैवी होगा। आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए होंगे, दुनिया भर की चीज़ें आप लोगों ने उसमें ऐड की हुई होंगी, डेफिनेटली सब करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास अब टाइम क्या होता है, छोटा छोटा टाइम होता है, छोटे टाइम पे हमें रिवीजन करना होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, एक सब्जेक्ट तो है नहीं। तो शॉर्ट नोट्स हमारे यानी कि समरी नोट्स, फिल्टर कंटेंट, क्योंकि कई सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जिसको हमें बार बार रिवाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो क्या करें, बन गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बने हैं तो जो भी आपने सैम्पल पेपर या PYQ वगैरह परचेज किए हुए, तो उसमें समरी नोट्स बने होते हैं, वहाँ से आप पढ़िए इन्हें,
ठीक है। और नहीं तो आप चैप्टर के साथ साथ बना सकते हैं, अभी कोई देरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कम से कम लिखना है। जो भी चैप्टर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले आ जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके रखोगे नहीं उसमें, फॉर्मूलाज आ जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, बस इस तरीके से बनते हैं। फिजिकल के बन जाएंगे। ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्गेनिक की पूरी स्ट्रैटेजी में अलग से भी डिस्कस करूंगा कि कैसे पढ़ोगे ऑर्गेनिक, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए आपके। तो लिस्ट आप लोगों ने बना ली है, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, नहीं बने होंगे तो मैंने क्या करना है आपको बता दिया है। उसके बाद ये है कि आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें काउंट करें कि कितने बार आप रिवीजन कर चुके हैं। अभी आप कर भी चुके हैं 2-3 बार रिवीजन, तो आप लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, वो आपको एक मोटिवेशन बनाएगा आपके लिए कि हाँ इतनी बार रिवीजन हो गया। किसी का नहीं हुआ है तो आप मार्क कर दें, जैसे बायोमोलिक्यूल है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है बच्चे, देखो मार्क्स तो है ही, उसका वेटेज ज़्यादा है तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर एक टिक लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार एक ही बार रिवीजन किया है। लेकिन बाकी चैप्टर का तो काफ़ी हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक को बच्चे काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, तो अगर ऐसे टिक लगा होगा तो आपको पता होगा कि हमने कितने बार उसको देखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो उसके बाद ये है कि आपने रिवीजन पे फोकस रखना है कि कितने बार आपका रिवीजन हो गया है। अब फोर्थ पॉइंट, रिवीजन भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर सब कुछ पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है अब हमें। कोई बोल रहा है सैम्पल पेपर बनाओ, कोई बोलता है एनसीईआरटी बनाओ। एनसीईआरटी छोड़ने की हिम्मत किसी में आती नहीं है। तो बेटा देखिए क्या है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के अप्रोच की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्या बनाइए आप, इसके बनाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। पैटर्न भले ही चेंज हो गया है, वैसा ना सोचें पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चंस तो उसी टाइप के हैं ना, बस कहीं पर उसके साथ कुछ मिक्स किया जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, इस तरीके से बनाया जाएगा, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ और जो भी आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं उनके रेलिवेंट्स क्वेश्चन बनाओ जो पीवाईक्यू से काफ़ी मैच करते हैं। बिल्कुल हटके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे परेशान होने की, सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लीज़ ना बनाएं बेटा, ठीक है। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे एनसीईआरटी के इसके अंदर इंक्लूड हो चुके होंगे, ठीक है। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देंगे अपना, और खाली आपको लगेगा कि यार क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो रही है, तो छोड़िए इसे। अब आते हैं यहाँ, सर यहाँ का सोर्स क्या रहेगा। तो यहाँ का सोर्स ये है कि हमें इसके लिए एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए भी और डी एंड एफ ब्लॉक के लिए भी, बढ़िया करके एकदम एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लेनी है। कोऑर्डिनेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस फिर भी अजीब लगेंगे तो आप उनको छोड़ सकते हैं, फिर भी डी एंड एफ ब्लॉक का तो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। कोऑर्डिनेशन के लिए भी एनसीईआरटी सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेटा सभी के लिए बनाना है। फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है उन्हें, ठीक है, वो बस आपकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने इतना पढ़ लिया हो, इतनी बार रिवाइज हो गया हो कि क्वेश्चन देख के तुम्हें आंसर याद आ जाता हो कि यार ये तो 1.8 ग्राम आता था, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आता था, ये वैल्यू इतनी आती थी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्वेश्चन रिपीट की उम्मीद नहीं करनी है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का क्या फंडा है, बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ मैं आपको कि ऑर्गेनिक कैसे प्लान करनी है। सबसे खूबसूरत तो ऑर्गेनिक ही है बेटा, अगर ये सही प्लान कर गए तो तुम खेल गए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैं आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहले आप याद करेंगे सारी नेम रिएक्शंस, ऑल नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस में वो रिएक्शंस भी आएंगी जिनका नाम साइंटिस्ट के नेम पे नहीं लिखा हुआ है बुक्स में, होता तो है ही, नहीं लिखा हुआ, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्यूमीन प्रोसेस। तो इस तरह के जो नाम है रिएक्शंस के, वो सारी नेम रिएक्शंस तुम्हें टिप पे होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया याद, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या करना है, सारी नेम रिएक्शंस याद हो गई, सारे केमिकल टेस्ट याद करो। इंडिविजुअल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है चैप्टर्स को, केमिकल टेस्ट पढ़ो सारे। कौन कौन से, सबसे फेमस आइडोफॉर्म,
टॉलेंस, फेलिंग, हिंसबर्ग, ल्यूकास, 5-6 टेस्ट हैं तुम्हारे सिलेबस में, पढ़ दो। तुम्हें याद हो टॉलेंस टेस्ट किस काम आता है और आइडोफॉर्म टेस्ट किस काम आता है, आराम से पहचान लो उनको, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़े हो। ठीक है, लेक्चर्स अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से जाके देखिए। ये जो भी सोर्सेज आप लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगती है तो वो फॉलो करें आप। नेम रिएक्शंस कंप्लीट, केमिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, आते होंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, तो यहाँ पे उसे कंप्लीट करो पहले। अब क्या करना है, केमिकल टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, जिसको आप हमेशा छोड़ते रहते हैं और गलतियां करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मैं इसी को बोल देता हूँ, इसकी रीजनिंग भी बोल देता हूँ इसमें। ठीक है, कि जैसे कौन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, कार्बिल एमाइन की क्या लिमिटेशन है, इस तरीके से आप पढ़ते पढ़ते जो सुनते रहते हो उनको आपने फिर सॉल्व करना है। पहले नेम रिएक्शन करो, सारे केमिकल टेस्ट करो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो सारी मिला के, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा एकदम क्लियर, सारे एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, वो सब इसी में आ जाएंगे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज़ें वो करो कंप्लीट। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, लिख कर देखो कि क्या आंसर लिख रहे हो आप उसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जब आप कर लेंगे तो आपने एनसीईआरटी की सारी हाफ रिएक्शंस बना देनी है, सारी हाफ रिएक्शंस। ज़्यादा है तो 4 के 4 चैप्टरों की हाफ रिएक्शन अपने एक ब्लैंक पेज पे लिख लो, आगे पीछे लिख लो। जैसे 1-2 अल्कोहल की लिख दी, 1-2 अल्कोहल की, फिर एमाइंस की लिख दी, फिर एल्डिहाइड की लिख दी, ऐसे उल्टा सीधा सीक्वेंस करके टेस्ट पेपर जैसा बना लो, फिर उसे बना के देखो। क्योंकि चैप्टर वाइज करोगे तो बेटा तुम्हें पता रहेगा कि ये हेलोएल्कीन की रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड की है, तो तुम्हें याद करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि अब आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी आसानी नहीं होने वाली है। हमें चारों को मिक्स करना है, हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन से चैप्टर की रिएक्शन लग रही है, क्योंकि यहाँ तो हम पहचान सकते हैं ना, काइनेटिक्स का क्वेश्चन हुआ तो किसी को डाउट थोड़ी आएगा काइनेटिक्स का है या नहीं। यहाँ आ सकता है कि कहाँ की रिएक्शन है यार, सोच के देखें। तो आपने पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेटा, पहले प्रैक्टिस करके जानी होती है। ठीक है, तो आपने मिक्स, इसलिए मैं किसी भी चैप्टर को इंडिविजुअल पढ़ने की कोई राय नहीं दे रहा हूँ। सारी नेम रिएक्शन याद हो सबकी, सारे केमिकल टेस्ट पढ़ लो, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो, सारी हाफ रिएक्शंस बनाओ। सोर्स क्या है हाफ रिएक्शन का, एनसीईआरटी बेस्ट है उसमें। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही बेस्ट है, बस मैंने फिजिकल के लिए मना किया है, मेरी एनसीईआरटी से कोई दुश्मनी है, बहुत प्यारी बुक है। ठीक है, अब है ABCDE। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट है, हाफ रिएक्शंस बना ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं आपने हाफ रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब हाफ रिएक्शंस के बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन जो सेक्शन ई में पूछा जा रहा है हमसे, ABCDE, ये ढूंढने का। इस पर बहुत प्रैक्टिस कर लो, जब तक ये प्राइमरी कंडीशंस पूरी होंगी नहीं, क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते आप, अगर ये तुम्हें याद नहीं है तो। केमिकल टेस्ट और नेम रिएक्शंस नहीं याद है तो नहीं बनेंगे, हाफ रिएक्शन की प्रैक्टिस है नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे करने के बाद आप ABCD वाले जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिख रहे हैं ढूंढ के बना लो। एनसीईआरटी की भी क्वेश्चंस बनाओगे इसके, एनसीईआरटी मैंने बोला है ऑर्गेनिक के लिए, बस इसके लिए मना किया, सब में बनानी है ऑर्गेनिक, सब में एनसीईआरटी यूज़ करनी है। ठीक है, ABCD वाले क्वेश्चन बनाओ। लास्ट में कन्वर्जन्स देख लो, क्योंकि कन्वर्जन का उतना वेटेज तो है नहीं, आराम से बन जाएंगे वो, दो कन्वर्जन आएंगे, एक तुम्हारा नेम रिएक्शन से खत्म हो जाएगा, तो बना लोगे, मुझे ट्रस्ट है। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसा प्लान कर रहे हो, ये टारगेट है तो बना लोगे बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी समझ में आ गया, ऑर्गेनिक ही है बेटा, अगर सही कर दी तुमने, ये पोर्शन सही कर दिया तो हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों को कैसे समझना है वो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है, सोर्स मैंने बता दिया है। अब D एंड F ब्लॉक से बड़े बच्चे परेशान हैं, तो D एंड F ब्लॉक में करो बेटा बहुत सारा रिवीजन। ठीक है, D एंड F ब्लॉक में क्या करना है, बहुत सारा रिवीजन। अब इस पॉइंट को मैं अभी एक टॉपिक और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यहीं पर, कि वेयर डू यू मिस्टेक, ऐसे ही बोलेंगे शायद। ठीक है, कि आप गलतियाँ कहाँ पर करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक होती है, क्योंकि नंबर वहीं से कटते हैं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, बहुत अच्छे ट्यूशन्स वगैरह मिल गए ऑनलाइन, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, या जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, हमने साथ में पढ़ा। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करी, टेस्ट दिए, सब कुछ करा, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्व करे, अब उसके बाद उसे रिटेन करके एक्यूरेसी के साथ ले जाना है। आपके पास क्वांटिटी आ चुकी है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। आपके पास कंटेंट अब बहुत है, अब उसको
बहुत अच्छे से संभाल के लेके जाना है, डिलीवर बहुत अच्छा करना है एग्ज़ाम में जाके, तो उसके लिए हमें सही स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। तो ऑर्गेनिक का फंडा मैंने बता दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, परफेक्शन आ जाएगा ऑर्गेनिक में। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने लिस्ट बना ली है, तुमने सारी चीज़ें वेटेज देख लिया है, प्लान देख लिया है कि क्या करना है, सोर्स क्या है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी प्रॉब्लम अलग अलग है, तुम सॉल्यूशन में देखो। अब मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड पे स्पेस बनाता हूँ, फिर तुम्हारी मिस्टेक्स की बात करता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम और दें, ठीक है। ये ना सोचें कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लान बनाने ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तुम कर चुके हो। अब जो है, जैसे तुमने पढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कि आप गलतियां कहाँ करते हैं, बेटा मिस्टेक कहाँ होती है, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। तो वेयर डू यू मिस्टेक। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग इग्नोर कर देते हैं बार बार किसको, हेनरीज लॉ को, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उसके न्यूमेरिकल्स हैं नहीं ज़्यादा, तो इसलिए हम करते भी नहीं हैं। तो हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ पे फोकस करना है, और साथ में वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस, इन पे आपने ध्यान रखना है। और इसकी थ्योरी पार्ट मतलब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स होते हैं वहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, आइडियल का नॉन आइडियल की जगह रखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन किसका एग्जाम्पल था ये भूल जाते हैं। तो ये पार्ट है। फिर आते हैं इलेक्ट्रो में, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रो में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें नर्स्ट इक्वेशन की, तो नर्स्ट इक्वेशन में बेटा अगर आपका टारगेट ये है तो आपके अंदर परफेक्शन है, मैं जानता हूँ। जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं ना, तो आप फॉर्मूले में जब वहाँ पे लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा यहाँ पे जो भी पावर है उनको लगाना ना भूलें, बच्चे वो बहुत भूलते हैं, ठीक है। कि कोई इक्वेशन है, मान लीजिए Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag गिव्स Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, ऐसा है अगर, तो बेटा Ag पॉजिटिव के आगे 2 है ना, तो ये पावर में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जो भी हो अगर वो पावर में है तो आपने पावर लगानी है। दूसरा, नर्स्ट इक्वेशन के बाद नर्स्ट इक्वेशन में एक मिस्टेक देखने को मिल जाती है। दूसरा फिर आप गलती करते हैं, जहाँ पे मैं बच्चों को देखता हूँ ज़्यादातर, वो है सेल्स के यूज़। रिएक्शंस पे तो परफेक्शन लाओ ही लाओ, यूजेस, क्योंकि रिएक्शन से ज़्यादा यूज़ पे पूछ लिया जाता है सवाल, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, किसी का यूज़ कहीं समझ लेते हैं। जैसे उनका ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल यूज़ होता है, हेयरिंग एड में कौन सा सेल यूज़ होता है, तो उन्हें कुछ गलत याद आ गया तो गलत लिख दिया। तो सेल्स के यूजेस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें परफेक्शन लाइए, ठीक है। और फेराडेज के क्वेश्चन, इस बार काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि फेराडेज से न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, तो फेराडेज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बेसिक वाले तो हो ही जाते हैं, जहाँ पे मोल्स वगैरह है वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो उसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर थर्ड आते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में मैं बताता हूँ आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। एक गलती करते हैं आप यूनिट में, मैं बच्चों को देखता हूँ, ठीक है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों की ऑब्जर्वेशन में सालों से करते आया हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो अब उन बच्चों के लिए भी आए जो चाह रहे हैं कि सर बहुत हालत ख़राब है, हमने पढ़ा नहीं किसी भी वजह से, तो अब हम करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्लान रहेगा। तो काइनेटिक्स में यूनिट में गड़बड़ ना करें, फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। ओके, तो काइनेटिक्स में आपने यूनिट में ध्यान रखना है। दूसरा आपने ख्याल रखना है ग्राफ में, बच्चे यहाँ इग्नोर करते रहते हैं और मिस्टेक होती है, ठीक है। तो दूसरा है बेटा ग्राफ। तो मैं सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा कहाँ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हर बार बच्चे एग्ज़ाम के बाद फ़ोन करते हैं, सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सर यहाँ पे गलती हो गई। आता है उन्हें, तुम्हें आता है, तुमने सालों भर पढ़ा है, तुम प्रैक्टिस करते आए हो, लेकिन मिस्टेक जहाँ होती है मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट, ग्राफ में गड़बड़, और कहीं नहीं करोगे। जो टॉपिक छोड़े हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स में, कहीं गलती नहीं करोगे, ट्रस्ट करो, आप नहीं करोगे कोई मिस्टेक। यूनिट में गड़बड़ कर सकते हो, ग्राफ में एक गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, ठीक है, कॉमन मिस्टेक जो है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हो गया था ना सारा, ठीक है। ग्राफ हो गए हमारे, और टेबल वाले क्वेश्चंस हो गए बेटा। टेबल वाले क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं देख के हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में अचानक से ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा टफ तो नहीं है, हम एकदम से सॉल्व करना स्टार्ट करने से थोड़ा डरते हैं। तो टेबल वाले क्वेश्चन के लिए फेमिलियर हो जाएं, ठीक है, यूनिट पे काम कर लें, इसमें काम कर लें। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रोलिसिस भी था। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बहुत टफ नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, रिएक्शंस वगैरह ध्यान रखो,
ठीक है, कोई सी गैस कहीं से मत निकाल देना, मतलब अलग मत कर देना, ठीक है। तो ये प्लान था आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब जल्दी से मैं बता देता हूँ इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और कहाँ इसमें कहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आप लोग मार्क कर लेंगे और आप लोग खुद भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हाँ सर हमारी कॉमन मिस्टेक्स भी यहीं पे होती है। उसके बाद अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से ही बदनाम है अपने फैक्ट्स के लिए, ठीक है, कि काफ़ी सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं हमें और बिल्कुल सही आंसर कहीं भी कुछ भी नहीं लगा सकते हम। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका परफेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत रिवीजन करना है और मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा इसमें। और रिएक्शन वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। रिएक्शन को छोड़ के जो बाकी पार्ट है डी ब्लॉक का, उसके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार बार पढ़ते रहो, बार बार बनाओ, रिपीटेशन करो, लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इसका, बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिएक्शंस वाले पार्ट को कैसे पढ़ना है? रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं कि हम KMnO4 का हेडिंग डालते हैं और सारी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, K2Cr2O7। फिर एग्जाम में ना सडन रिएक्शन लिखी आती तो हम भूल जाते हैं। करके देखना चाहे ऐसा, या हो भी रहा होगा तुम्हारे साथ कि तुमने सारी रिएक्शंस याद है, KMnO4 के सारे फंक्शन याद है, लेकिन अचानक से मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दे दूँ आयंस के फॉर्म में, हाफ रिएक्शन लिख के दे दूँ, तो तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। तुम्हें क्या करना है फिर? तुमने रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ा, तुम क्वेश्चन लिख दो अपने लिए, तुम लिख दो अलग से एक ब्लैंक पेपर में कि MnO4 1 नेगेटिव और यहाँ पे हमें दिया है SO4 SO3 2 नेगेटिव, उसके बाद ये OH नेगेटिव ऐसे मीडियम, और हाफ रिएक्शन लिख के ऐसे दे दो अपने आप को, फिर करके देखो अलग से एक ब्लैंक पेज में लिख के। टेस्ट वाली फीलिंग आती है ना ब्लैंक पेज में, मैं इसलिए बोलता हूँ अलग से लिखा करो। तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक को ऐसे करना है। एफ ब्लॉक में से क्या है, लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन याद कर लो, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं है, प्रैक्टिस है बस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चे कहाँ गलत करते हैं, क्योंकि बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में ना मिस्टेक यही होती है, बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अच्छा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहली जो बेसिक मिस्टेक है, आप शायद सोचे भी ना कि हमारी गलती यहाँ होती होगी, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो आप कई बार कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आउटबाउंड प्रिंसिपल आता है, डायरेक्टेड ट्रिक भी आती है, सब कुछ लिखना आता है, फिर भी यहाँ गलती होती है। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटमेंट में या थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर उधर हुआ तो ये गलत। ऑक्सीडेशन स्टेट गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गया, तो सारे क्वेश्चन गए, नेमिंग गई, VBT गई, CFT गई, सब चले जाता है, ठीक है। तो इन बेसिक चीज़ों पे काम करना है। मुझे पता है तुम्हें VBT में कभी कोई गड़बड़ नहीं करोगे, बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड पता हो और कोई मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड कौन होते हैं, और लिगेंड्स की डेफिनेशन को इग्नोर मत करना, बाइडेंटेड वगैरह, ठीक है, तो वो सही डिफाइन करना, गलत डिफाइन कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लो, बाकी सब तुम कर दोगे। मुझे भरोसा है तुम CFT में कोई गलती नहीं करोगे, मुझे भरोसा है तुम वनरस थ्योरी में कोई गलती नहीं करोगे। आइसोमेरिज्म में मिस्टेक होती है सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर में, गिने चुने एग्जाम्पल हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल हैं तुम्हारे उसमें ऑप्टिकल आइसोमर के। NCERT के क्वेश्चंस बना लो, सारी बातें खत्म। PYQ बना लो होगी, उसको अच्छे से बना लो, लिस्ट बनाओ सारी, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप लोग देखें। और दूसरी बात, मैं कभी भी आप लोग को टाइम टेबल नहीं बताऊँगा, ठीक है। पहले भी कई बार बच्चों ने मुझसे बोला, लेकिन टाइम टेबल बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। सबके अपने अपने प्लान हैं। अगर आपको रात में ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुबह नहीं उठा जाता है, तो आप रात भर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आजकल स्लीप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाएगी, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा आपका रूटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना चलता है, ठीक है। कुछ अचीव करना है आपने, टारगेट है आपका कुछ, तो थोड़ा बहुत चलेगा, बाद में मेंटेन कर लोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि अब छोटी सी 5 मिनट और लेंगे आपके, मेंटल स्टेट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर आपका टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 का, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल दिल से लगा लिया कि 70 में से 70 नंबर लाने ही लाने हैं एनी हाउ, ठीक है, कमिटमेंट कर दिया अपने आप से। आप एग्जाम हॉल में गए, बैठे, वहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखना शुरू किया। मान लीजिए चौथा पांचवा क्वेश्चन देखकर ही तुम्हें लग गया कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तुम भूल गए कोई एक, अब तुम्हें साफ नज़र आ गया कि 1-2 नंबर तो हमारे गए, यानी कि टारगेट चला गया। 100 आउट ऑफ 100 में से आपने कहा 98 का, अब तो 2 तो गए, अब कितने आएंगे वो पता नहीं, तो तुम्हारा मूड हो गया ख़राब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी, अपनी तरफ से 100% रखना है, पूरी प्रिपरेशन हम करके जा रहे हैं,
हम ये नहीं बोल रहे हैं आएंगे ही आएंगे, हमने कहा यार हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, सारे प्लान सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है, सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, आने ही चाहिए, कर ही लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पर डिफिकल्ट लग भी रहा होगा तो परेशान नहीं होना उसके लिए, क्योंकि तुमने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रख ली। तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा ना, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, 1 नंबर का नहीं, चलो देखते हैं, क्या पता करते करते आ जाए। तो एग्ज़ाम का सबसे बड़ा रूल ये है कि एग्ज़ाम में पेपर को देखकर ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है और ना ही डीमोटिवेट होना है, इसके बीच का रास्ता जो है सेफ़ है, एकदम सेफ़। ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है, ज़्यादा अपसेट में हो, न्यूट्रल चलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया, तुमने कहा यार चलो चलो यार अच्छा है, पढ़ा हुआ आया है, चलिए फिर अब अच्छे से करते हैं, एकदम कॉन्शियस होके ऐसे अपने मन में बोला और स्टार्ट कर लिया। कुछ लगा यार थोड़ा टफ आ गया तो ऐसे कहा थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, चलिए बनाते हैं, बन जाएगा, इतना टाइम हमने पढ़ा है, सर ने बोला था हमसे कि हो जाएगा, तो हम कर लेंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा है, हम बना लेंगे, बनने लग जाएगा पेपर, तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। दूसरा, अब साल भर आप लोगों ने पढ़ा है, इतना कंटेंट आप लोगों के पास है, तो बेटा रिटेन करना है। क्वांटिटी आप लोगों ने कर ली है, अब क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्लान प्लीज़ आप लोग एग्जीक्यूट करें, या आपका अपना कुछ प्लान है तो वो आप एग्जीक्यूट करें, लेकिन करें उसे। और इन्वायरमेंट बनाएं, थोड़ा सा इस समय एंटी सोशल हो जाएं, लोगों से ज़्यादा मिले जुले ना, फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा हंसी मजाक के मिलना जुलना कम करें। 2-3 लोग होते हैं बस आपस में डिस्कशन करें, यार हाँ ये रिवाइज़ कर लिया है, वो रिवाइज़ कर लिया है, बात ख़त्म। कोई अपनी फालतू की कहानी तुम्हें सुना रहा है तो उससे बोलिए टाटा बाय बाय, अभी हम सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कोई फैमिली प्रॉब्लम बता रहा है, फैमिली का कुछ इशू चल रहा है, इग्नोर, ठीक है। अभी घर वालों से भी बस इतना मतलब रखो कि वो 3 टाइम का तुम्हें खाना दें, ठीक है। कोई काम को बोले हमें नहीं करना, ठीक है, तो इग्नोर करो इस समय, इग्नोर बहुत अच्छी पॉलिसी रहेगी क्योंकि आपने कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और